सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, सुरंग में बचाव का काम मैन्युअली जारी, अन्य माध्यमों पर भी एजेंसियों का जोर। हैदराबाद से लाया गया प्लाज्मा कटर ऑगर मशीन के फंसे बर्मे को काटने का काम जारी, अभी तक 27 मीटर बर्मे को काटकर निकाला जा चुका। सुरंग में फंसे टनकपुर के श्रमिक के परिवार से मिलने पहुंचे सीएम धामी, परिवार के लोगों को दिलाया आश्वासन, कहा जल्द सुरक्षित बाहर आएंगे श्रमिक। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट, रेस्क्यू अभियान में मौसम बनेगा अब बड़ी चुनौती, सिलक्यारा सुरंग में फंसी जिंदगियों पर खतरा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर फौज ने भी संभाला है सिलक्यारा रेस्क्यू का मोर्चा। आपको बता दें, आर्मी के इंजीनियर जुटे हैं टनल रेस्क्यू के काम में। हॉरिजॉन्टली निकासी सुरंग बनाने का काम लगातार जारी है, जिसमें अब सेना भी अपना योगदान दे रही है। आपको बता दें, मद्रास सैंपल के इंजीनियर से मैन्युअली बनाएंगे निकासी सुरंग। सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर हैं स्वस्थ और सुरक्षित, लगातार उनसे वार्ता जारी है और खाने पीने की सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ मशीनों के माध्यम से कृत्रिम ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। तो उत्तरकाशी से ही खबर आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब फौज भी लगातार साथ में कार्य करती नजर आ रही है। आपको बता दें, फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज भी लगातार साथ देती नजर आ रही है। आर्मी के इंजीनियर जुटे हैं टनल रेस्क्यू के काम में और हॉरिजॉन्टल निकासी सुरंग बनाने का काम लगातार जारी है। मद्रास सैंपल के इंजीनियर्स मैन्युअली सुरंग निकासी का कार्य कर रहे हैं। सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर स्वस्थ हैं, सभी सुरक्षित हैं। सीएम धामी लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कार्य करते नजर आ रहे हैं और अब फौज ने भी साथ देना शुरू कर दिया है। जी देखिए, सेना वहां पर लग चुकी है और सेना को कल ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया था, ये जानकारी दे दी थी कि हम सेना को भी बुला रहे हैं और सेना की मदद भी लेंगे। सेना की मदद इसलिए ली जा रही है कि जो हॉरिजॉन्टल निकासी सुरंग जो बनाई जा रही थी उसमें मशीन फंस गई है, ऑगर मशीन, और उसके जो पार्ट्स हैं वो पूरी तरह अंदर ब्लेड्स वगैरह फंस गई, उनको काटने में भी वक्त लग रहा है। और अब हॉरिजॉन्टल जो सुरंग खोदी जा रही है उसके लिए मैनुअल तैयारी है, तो उसको मैनुअली अंदर तक मजदूरों तक उसको खोद कर पहुंचा जाए। मैनुअली करने के लिए जो मद्रास सैंपल्स के इंजीनियर्स हैं, उनके जवान हैं, वो तमाम वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त का अपडेट ये है कि वो कुछ ही देर पहले सर्वे करके सुरंग के अंदर गए थे और सर्वे करके लौट चुके हैं। उसके बाद अगली रणनीति अपनी बना रहे हैं। जैसे ही ये कटर से प्लाज्मा कटर से जो मशीन काटने का काम चल रहा था, ये भी बीच में रोकना पड़ा क्योंकि प्लाज्मा कटर सक्सेस नहीं हो पाया जो हैदराबाद से मंगाया गया था। कल रात से हैदराबाद से चला, आज सुबह यहाँ पहुंचा और प्लाज्मा कटर से मशीन की ब्लेड्स काटी जा रही थी, लेकिन वो कटर भी फेल हो गया। उसके बाद ONGC के जो कटर्स होते हैं, हैवी कटर्स, उनका यूज किया जा रहा है और उससे मशीन के ब्लेड्स, ऑगर मशीन के ब्लेड्स काटे जा रहे हैं। इसमें कुछ घंटे लगेंगे और उसके बाद सेना के जो जवान हैं, सेना के जो इंजीनियर्स हैं, जो मद्रास सैंपल के इंजीनियर्स हैं, ये लोग सुरंग में घुस करके मैनुअली सुरंग खोदना शुरू करेंगे। अजय, जिस तरह से हम जानते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, केंद्र और राज्य मिलकर कार्य कर रहे हैं, सेना भी लगातार सहायता कर रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार काफी मुश्किल होता जा रहा है। जिस तरह से हम देख सकते हैं, 3 दिन बर्फबारी का जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। मुझे लगता है कि जो बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, अगर मौसम खराब होने के बाद बर्फबारी और बारिश भी होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये सुरंग के अंदर चल रहा है, जहां बारिश से कोई मतलब नहीं होगा। बारिश
सुरंग के बाहर से बाहर होगी, सुरंग के अंदर नहीं होगा, क्योंकि मलबा सुरंग के अंदर जाकर 200 मीटर के बाद है जहां वो सुरंग, बचाव सुरंग खोदी जा रही है। वो ऑलरेडी पहले से सुरंग तैयार है, उस सुरंग के 200 मीटर के अंदर से वो काम चल रहा है, तो इसलिए इस पे मौसम का तो बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अड़चने ये है कि अड़चने ये आ सकती है, बाधाएं ये आ सकती है कि अगर आगे फिर मेटल्स आते हैं, आगे रिप्स आती हैं, जो रिप्स वहां पर डाली गई थी सुरंग के अंदर, जो गार्डर डाले गए थे, अगर वो फिर अंदर आते हैं तो उनको काटने में फिर वक्त लग सकता है। और ये चुनौतियां ही हैं, डिजास्टर में चुनौतियां हमेशा रहती हैं, और उन चुनौतियों से को ही निपटना एक बड़ी चीज है। उन चुनौतियों से निपटने के लिए ही वहाँ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तमाम मशीनरी मौजूद है, देश दुनिया की सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगा दी गई है। जी बिल्कुल अजय, तो माना जा सकता है कि चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष लगातार जारी है। जितनी जिंदगियां अंदर संघर्ष कर रही हैं बाहर आने के लिए, उतनी ही जिंदगियां बाहर प्रार्थना करती नजर आ रही हैं। प्रदेश सरकार के कई सारे कर्मचारी लगातार कार्य करते नजर आ रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं। और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी एक टनल में फंसे श्रमिक के परिवार से मिलने पहुंचे। कहीं ना कहीं एक ये अच्छा सराहनीय कदम सीएम धामी का। एकदम, उनका आज एक दौरा था, उनको टनकपुर जाना था, वो चंपावत में जाकर के कार्यक्रम को करना था वहाँ। उसी दौरान वो वहाँ एरी परिवार है, पुष्कर सिंह एरी के घर में पहुंचे, जो पुष्कर सिंह एरी टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से मिले। और उत्तराखंड के 2 मजदूर वहाँ फंसे हुए हैं, तो पुष्कर, एक कोटद्वार के हैं गबर सिंह नेगी वो है जो लगातार वहाँ अंदर मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। और एक पुष्कर सिंह एरी हैं, तो पुष्कर सिंह एरी चंपावत के रहने वाले हैं, टनकपुर के। तो आज उनके घर पर पहुंचे सीएम धामी और उनके परिजनों को बताया कि हम जल्द से जल्द निकाल लेंगे, धैर्य रखें और हिम्मत रखें, जैसे उनके बेटे ने, पुष्कर सिंह एरी ने सुरंग के अंदर रहते हुए धैर्य रखा हुआ है, हिम्मत रखी हुई है। जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से 41 मजदूरों ने सुरंग के अंदर धैर्य बांधा हुआ है, उसी तरह से परिवारों ने बाहर भी उसी इंतजार में धैर्य से लगातार इंतजार करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं चंपावत से आ रही खबर का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में मुलाकात की है। आपको बता दें, सुरंग में फंसे मजदूर के परिजनों से उनके घर मिलने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सिलक्यारा टनल में फंसा है एरी का परिवार का एक सदस्य, परिजनों को दिया है सुरक्षित निकाल लेने का आश्वासन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और पूरे परिवार को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनके परिवार के सदस्य को निकाला जा सकेगा। टनकपुर के पुष्कर सिंह एरी फंसे हैं टनल में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों से बात की है, टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच श्रमिकों के परिजनों से भी लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं और उनको हिम्मत बंधाते नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परिवार से मिलकर उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है और अब देश के लिए युद्ध करने वाली सेना भी उस युद्ध स्तर के अभियान में लगातार जुट गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना भी सहयोग करती नजर आ रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान में देश की सभी एजेंसियां सहित विदेशी विशेषज्ञों की टीम भी लगातार कार्य करती नजर आ रही है। 48 मीटर तक ह्यूम पाइप लाइन भी बिछाई गई है। बचाव एजेंसियों ने टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। बता दें कि बचाव सुरंग करीब 9 मीटर और बनाई जानी है। पंचायती धर्मशाला में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने जिले की कार्यकारिणी का विस्तार किया। इस दौरान उन्होंने संरक्षक के रूप में विधायक उमेश कुमार, प्रदीप बत्रा, ममता राकेश, फुरकान अहमद, वीरेंद्र जाति को शामिल किया। साथ ही जिला उपाध्यक्ष के रूप में अवनीश शर्मा, जिला संयुक्त मंत्री राहुल शर्मा, जिला मंत्री विशाल कथूरिया, जिला संगठन मंत्री रजनीश गुप्ता समेत कुल 27 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया।
उन्होंने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर संगठन मजबूती से काम करेगा और जल्द ही जीएसटी अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल की बैठक होगी। वहीं उपाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने कहा कि संगठन व्यापारियों के हित में काम करेगा और मेडिकल स्वामियों के साथ बैठक कर उन्हें भी व्यापार मंडल में शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष सौरभ भूषण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस दायित्व को जिम्मेदार समझा है और मैं अपने पूरी तरह से जिम्मेदार निभाते हुए और पूरी तरह से प्रतिष्ठा के साथ और उत्थान धन से जिला के व्यापार मंडल को लेकर जो भी मेरे से कार्य होगा मैं उसके पूर्ण रूप से तैयार हूँ, क्योंकि हमारा मेडिकल एसोसिएशन व्यापार मंडल में एक अच्छा सक्षम व्यापार मंडल में आता है, तो मैं उसके अंदर एक महामंत्री के रूप में काम करता हूँ कि जो जिले की भी मेरे पास जिम्मेदारी है, तो उसी चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा मुझे तजुर्बा भी है और जो भी मेरे को जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए मैं पूर्ण रूप से निर्वाह करूँगा। हर इकाइयों से वहाँ के जो समाज व्यापारी हैं उन्हें हमने साथ लिया, जैसे केमिस्ट में हमारे महामंत्री हैं जिले के, उन्हें साथ रखा हमने, और महिला विंग में हमने साथ रखी, और अब की बात जो हमारी जो महिला विंग में जो हमने कोषाध्यक्ष बनाए वो महिला बनाई है, जिससे कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं नहीं बताना चाहती तो वो महिला को बता सकती हैं। दूसरा, हमने अपने जिला कार्यकारिणी में जो संरक्षक बनाए हैं वो यहाँ के विधायक बनाए हैं, और उनके पास हम गए थे, उन्होंने हमारी सहमति दी हमें संरक्षक पद के लिए। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे व्यापारी को ये होगा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो विधानसभा में हल होंगी तो वो क्वेश्चन पुट अप करके वहाँ से हल होके वो व्यापारी को वहाँ से व्यापारियों को लाभ मिल सके। यहाँ के विधायकों ने हमारे स्वीकार किया, उनका हम आभारी हैं। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दी है। भाजपा से टिकट की दौड़ में सबसे आगे पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं। उनका मानना है कि जनता केंद्र और प्रदेश सरकार विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा को जिताने का मन बना चुकी है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा से विधायक रहे सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। बसपा के विधायक थे, गंभीर बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जहां तक आपने उपचुनाव की बात कही है, उपचुनाव जरूर होगा और अब की बार वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और हमारे कार्यकर्ता पूरी टीम उस पर लग चुकी है। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं, जिस भी बॉर्डर पर पार्टी मुझे खड़ी करेगी मैं उसमें ईमानदारी से उस लड़ाई को लड़ूंगा और मैंने कहा कि अब की बार वो सीट मंगलौर की हम लोग जीतेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। लोहाघाट विकासखंड के भारत नेपाल सीमा पर लगने वाले नगरू घाट मेले को लेकर श्री नागार्जुन मंदिर एवं नगरू घाट मेला समिति ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर की साफ सफाई कर रंग रोगन कर चमकाया गया। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी नवनीत पांडे से भेंट कर मेले की व्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। बता दें कि मेला लंबे समय से लगता चला आ रहा है। महाकार्तिकी पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ मेले का समापन होता है। मेले में भारत के साथ साथ नेपाल के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। नागार्जुन बाबा के इस पवित्र धाम नखरूघाट में हर वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी को विशाल नखरूघाट मेला लगता है। इस बार यह मेला 26 नवंबर की रात को लगने जा रहा है। उस दिन बाबा नागार्जुन के 4 देवरथ और 6 जत्थों द्वारा इस मंदिर की भव्य परिक्रमा की जाएगी और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा बाबा नागार्जुन के दरबार में शीश नवाया जाएगा और सुबह महाकार्तिकी पूर्णिमा का स्नान यहां पर होता है। पाकिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर और शक्तिपीठ मां शारदा मंदिर को तोड़ने का हरिद्वार में साधु संतों ने विरोध किया और पीएम मोदी से हिंगलाज माता मंदिर और शारदा पीठ मंदिर को पुनः स्थापित करवाने की मांग की। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा काम किया जो पूरे विश्व को शर्मसार करने वाला है। इन मंदिरों को तोड़कर सनातन धर्म पर हमला किया गया है। पाकिस्तान सरकार लगातार हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों पर प्रहार कर रही है। ये पाक सरकार के लिए घातक साबित होगा। सरकार ने ऐसा कुकृत्य किया है कि जो पूरे विश्व को शर्मसार कर रहा है और उन्होंने इन मंदिरों को तोड़कर सनातन धर्म पर हमला किया है और सनातन धर्म के मानने वालों को चैलेंज दिया है। तो पाकिस्तान ने अपने को शमशान बनाने का निमंत्रण दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान अब आतंकवादी और मानवता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गया है और पूरे विश्व को अशांति में ढकेलना चाहता है।
इसीलिए वो आए दिन कुकृत्य कर रहा है। वहां कोई कानून और सरकार नहीं रह गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं, जहां आप एक तरफ विश्व शांति की बात करते हैं, वैसे ही करोड़ों से करोड़ों सनातनियों के हृदय पे कुठारा घाट हमारे बगल के देश पाकिस्तान ने जो इसी का भाग रहा, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उसका बंटवारा हुआ। हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हिंगलाज माता का और शारदा पीठ को पुनः स्थापित कराएं, इसको विश्व के मंच पर ले जाएं, और ये निश्चित रूप से माँ शक्ति के ऊपर प्रहार हुआ है। पाकिस्तान नहीं बना था, हजारों साल से शारदा पीठ और हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध है। आज से नहीं, सदियों से वहाँ हिंगलाज माता और शारदा पीठ प्रचलित मंदिर चले आ रहे हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, 51 शक्तियों में एक शक्तिपीठ है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने उन मंदिरों को ध्वस्त किया है, तो हम लोग कुछ करें या नहीं करें, लेकिन इतना निश्चित समझिए कि पाकिस्तान का विनाश निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं सकता। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि विदेशों में कैंसर के मरीजों का डेटा तो होता है, लेकिन हमारे देश में डेटा बहुत कम उपलब्ध है। छोटे छोटे पेपर के माध्यम से ही हम डाटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं, जिससे हम कंसोलिडेटेड डाटा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने स्मोकिंग को कैंसर की मुख्य वजह बताया और कहा कि उत्तराखंड में ऐसे मरीजों और उनके रहन सहन को भी देखा जाएगा और उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों जिन पर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, उन सबका डाटा भी मिलाकर शामिल किया जाएगा। में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी। उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं, जहां उनको हम लोग अटैक कर कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। मौसम में ठंड के आगमन के बाद लोगों ने छुट्टियां मनाने के लिए जगहें चुन ली हैं। देश के चुनिंदा खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक मसूरी का अपना खास स्थान है और इसकी खासियत की मुख्य वजह यहाँ की विंटर लाइन है। मसूरी की विंटर लाइन का दृश्य हर प्रकृति प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूरज की लालिमा की एक सीधी लाइन, क्षैतिज रेखा को ही विंटर लाइन कहते हैं, जो दुनिया में भारत के अलावा सिर्फ स्विट्जरलैंड में दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन इसके प्रचार प्रसार की कमी होने के कारण आम लोगों तक इसकी जानकारी और महत्वता कम ही पहुंच पाती है। मसूरी ठंड के आगमन पर इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। एक कुदरत का ही करिश्मा कहेंगे वो, हालांकि इसमें इसका कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे सूरज शाम को ढलता है पहाड़ियों की रानी मसूरी में, तो देहरादून के इलाके में पूरी एक क्षैतिज रेखा लाल रंग की दिखाई देती है। और ये रेखा जो बनती है, इससे टूरिस्ट बड़ा आकर्षित होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से और एक मसूरी से दिखाई देती है। जब सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य की किरणें होती है उनका रंग बदल जाता है, और वो यहाँ से हमारे, क्योंकि मसूरी की लोकेशन, जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो यहाँ से क्षितिज बनता है, जो होराइजन बनता है, वो बहुत लंबा बनता है। तो ऐसी स्थिति वाले जो भी जगह ऊंची होगी, वहाँ पे जब सूर्यास्त होगा तो ये लाइन बनती है। और ये मसूरी का सौभाग्य है कि यहाँ ये दिखाई देता है, और बहुत लंबा, जैसे मैंने आपको बताया, पर्यटकों का आकर्षण केंद्र तो है ही, और एक मसूरी के लिए भी सौभाग्य की बात है, यहाँ से ये दिखाई देता है। चंपावत के बाराकोट लड़ीधुरा मंदिर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रवासी काफी नाराज हैं। लड़ीधुरा मंदिर मोटर मार्ग की दीवार अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में गिर गई थी। तब से जिम्मेदार विभाग ने इसकी सुध नहीं ली। लड़ीधुरा मंदिर कमेटी ने इस दीवार का निर्माण एवं मंदिर मोटर मार्ग में डामरीकरण का कार्य करने की मांग की है।
आराकोट में लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर का यह मोटर मार्ग अक्टूबर 2021 में आई भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, गिर गया था और तब से अब तक पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है, जिस कारण यहाँ पर प्रतिदिन दुर्घटना का संभावित खतरा बना रहता है, क्योंकि हर मांगलिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज लड़ीधुरा मंदिर आते जाते हैं। मुझे तो डर है कि इस स्थान पर कभी होकरा जैसी बहुत बड़ी भीषण दुर्घटना न हो जाए, इसलिए मेरा लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब इस क्षतिग्रस्त दीवार को सुधार कर निर्मित करने की कृपा कीजिएगा, ताकि हर प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। चारधाम सहित 4 केदारों के कपाट शीतकाल के लिए अब बंद हो चुके हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थलों में फिर से धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन बढ़ाने और चारों धाम के शीतकालीन दर्शन उनके शीतकालीन गद्दी स्थलों पर ही कराने के उद्देश्य को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज खुद बीड़ा उठाने वाले हैं, जिसके लिए वो जल्द एक शुभ मुहूर्त पर इसकी घोषणा भी करेंगे। शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा पहले खुद करेंगे। पहले यमुनोत्री धाम के शीतकालीन पड़ाव खरसाली, फिर गंगोत्री धाम के गद्दी स्थल मुखवा होकर अंत में बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। किसी अच्छे मुहूर्त में हम फिर से आएंगे उत्तराखंड और 4 धाम की यात्रा, पहले यमुनोत्री, पहले जाएंगे खरसाली, उसके बाद मुखवा, उसके बाद हुकीमठ और उसके बाद जोशीमठ। इस तरह से शीतकालीन 4 धाम यात्रा हम स्वयं करके लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि यात्रा आज भी जारी है। आपका स्वागत है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 14 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। माना जा रहा है कि रेस्क्यू अभियान भारत का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें केंद्र, राज्य एवं कई विदेशी एजेंसियां बचाव कार्य में शामिल हैं। बोलते हैं कि निकलेंगे, नहीं कोई टाइम नहीं बताया अभी तक। नहीं, हमको भी आराम करना है। हम बात करेंगे, हम हमेशा टाइम देते हैं कि नहीं आपको? आई के बाद बताइए, लास्ट आपकी बात कब हुई? परेशान है, बोल रहा है कितना दिन रहेंगे, हम लोग के लिए कुछ उपाय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सरकार से तो डेली कहते हैं यही कि जल्दी कीजिए, निकालिए मेरा आदमी। भारत वर्ष का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान, जिसमें कि अब तक जो है 14 दिन लग चुके हैं और 41 मजदूर जो कि टनल के अंदर फंसे हुए हैं। कल रात को जो है जो यहाँ पे मशीन लगी हुई है उसमें जो कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण से जो मशीन को जो है वहाँ जो सुरंग जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उसमें उससे जो है उस मशीन को बाहर निकाला गया है और अभी फिलहाल जो है वहाँ पे मैनुअल रूप से काम चल रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे अभी जो हम उत्तराखंड राज्य के जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है विज्ञान बार बार क्यों फेल हो जा रहा है। दीपक नोटाल, ND24, उत्तरकाशी। लोहाघाट में नेशनल हाईवे पर फाइबर केबल के टूटे हुए तार की चपेट में आने से हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक MJ होटल के पास निजी कंपनी की फाइबर केबल टूटकर नेशनल हाईवे पर गिरी हुई थी। बाइक से जा रहे युवक की बाइक फाइबर केबल में फंस गई, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं लोगों ने इसे कंपनी की घोर लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उनकी वजह से पता नहीं वो तार कब से टूटा पड़ा है, वो रोड पर गिरा हुआ है। तो ये जो मसाला हट के मालिक थे जो ऊपर को जा रहे थे, तो उनका क्या है कि टायर में फंस गया वो जियो का तार, उसकी वजह से अब वो खींच नहीं पाए आगे को, तो वहाँ रपट गई। चोट तो अभी अब डॉक्टर साहब बताएंगे कितना लगना है। चोट तो मुझे तो ज़्यादा ही लग रही चोट। अब मांग जियो वाले करें, इसका हिसाब किताब क्या है भाई, या तो लाइन ठीक करें या इनका खर्च। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में निवेशक ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी ताकत लगा रखी है। देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। दिसंबर माह में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सरकार की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में देखा जा सकता है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी खुद विदेश के दौरे करने के बाद अब अन्य राज्यों के भी उन्होंने दौरे किए हैं, जहां पर बड़े रोड शो के दौरान बड़े MOU भी जो है इस दौरान यहाँ पर साइन किए गए हैं, क्योंकि धामी सरकार लगातार यहाँ पर उत्तराखंड में धामी सरकार की तैयारियां चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर माह में
होने जा रहा है और देहरादून में ये आयोजित होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है धामी सरकार इसको सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो युवा हैं, उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनको इसका एक बड़ा फायदा जो है इस दौरान यहाँ पर मिलने वाला है। वहीं यहाँ पर अगर बात की जाए एमओयू की, तो जो एमओयू है वो यहाँ पर लगभग 2 लाख करोड़ के जो एमओयू है अभी तक साइन किए जा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।